डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लेक्चर 2 में मैं आपको वेलकम करती हूँ और इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने मेथड को सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर है या आप कह लें कि जो वर्किंग स्टेप्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगी। अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट आई बिलीव कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस से जो है वो याद रह जाएगा। तो अगर आप ना भी पढ़ें उन स्टेप्स को तो इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ठीक है, तो आप वो स्टेप्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास हमारा बैलेंस प्रॉब्लम आएगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अनबैलेंस प्रॉब्लम के लिए मैं अलग से लेक्चर नंबर 3 बनाऊंगी, तो वो आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और दोनों की दोनों जो है वो मेरे पास बैलेंस प्रॉब्लम्स ही होंगी, लेकिन स्टिल हम ये चीज़ चेक ज़रूर करेंगे ताकि आपकी ये प्रैक्टिस बन जाए कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए आप उसको चेक ज़रूर करेंगे कि मेरे पास ये मेथड बैलेंस्ड यानी ये जो प्रॉब्लम गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको वर्बली वैसे ही एक बता देती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का तरीक़ेकार क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो जब आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि ये मेरे पास होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, मुझे इस कॉर्नर से स्टार्ट लेना होता है और इन दी एंड मुझे इस कॉर्नर तक आना होता है। ये कौन सा कॉर्नर कहलाता है? मेरा साउथ ईस्ट कॉर्नर कहलाता है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें डिमांड देखनी होती है और सप्लाई देखनी होती है, और इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है उसको हम यहाँ एलोकेट कर देते हैं, और जो जितना एलोकेट किया होता है उसको इसमें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और उसके बाद अगर मेरे पास जो है डिमांड वो 0 हो जाती है तो मेरे पास ओवरऑल कॉलम कैंसिल हो जाता है, यानी इसके अंदर अब मैं फर्दर कोई सॉल्यूशन या कोई एलोकेशन नहीं कर सकती। और अगर सप्लाई ओवरऑल मेरे पास 0 हो जाती है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 होता तो मेरे पास पहले सप्लाई 0 होती। ठीक है, तो जब सप्लाई मेरे पास ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से पूरी की पूरी जो रॉ है उसको क्या कर दूंगी, कैंसिल आउट कर दूंगी या ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, सोर्सेज आपको गिवन होंगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर गिवन होंगे, सप्लाई और डिमांड ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी। ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप एग्जैक्टली ऐसा ही सेम टेबल बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर ये जो चीज़ें मैंने पेंसिल से लिखी हुई हैं आप ये 4 चीज़ें लिखेंगे नहीं, बाकी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का टेबल और ये सारा 7, 9, 11 ये सब का सब आपका सेम होगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरीके का आपके पास टेबल नज़र आना चाहिए जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप चेक करेंगे आपकी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो मुझे पता है बैलेंस्ड है। लेकिन अगर आप लोग को चेक करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, तमाम की तमाम जितनी भी सप्लाई गिवन है उनको ऐड अप किया तो आपके पास आंसर आया 34। ठीक है, उसके बाद तमाम की तमाम जो डिमांड्स गिवन है आप उनको ऐड करें 5 + 8 + 7 + 14 तो आपके पास आंसर आएगा 34। तो सप्लाई इक्वल आई है डिमांड के, इसका मतलब ये प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं अपनी डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड मेरे पास यहाँ पे 5 है, सप्लाई 7 है, तो इन दोनों में से मेरे पास मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 5। तो उस 5 को मैं यहाँ पर इस तरह से एलोकेट करूँगी। एलोकेट करने के बाद यहाँ से मेरे पास 5 ओवरऑल जब मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 5 में से, क्योंकि 5 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। और यहाँ 7 में से जब मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये डिमांड 0 हो चुकी है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अंदर अब मैं फर्दर कोई ऑपरेशन नहीं करूँगी। ठीक है, अच्छा कैंसिल आउट की लाइन आप थोड़ी स्ट्रेट बनाइएगा, सही। अब मैं सेकंड इसके अंदर आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास डिमांड क्या है, 8 है, जबकि सप्लाई जो है वो 2 है, तो मिनिमम क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 2 एलोकेट करूँगी। ठीक है, और फिर 2 को दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास 8 में से जब 2 जाएंगे तो ये क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सप्लाई जो है वो 0 हो चुकी है तो इसका मतलब कि मेरे पास ये पूरी रॉ जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी से मुराद कि अब मैं इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर करूँगी तो मेरी प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो जाएगी। अब ये तो मेरे पास ऑलरेडी कैंसिल आउट है ही।
अब मैं इसके अंदर आऊँगी, ठीक है, जो कि कैंसिल आउट नहीं है। तो इसके अंदर मेरे पास जो डिमांड है वो देखें क्या है, 6 है, जबकि जो सप्लाई है वो 9 है। तो 6 और 9 में से मिनिमम कौन सा है, 6। तो मैं किसको एलोकेट करूँगी, यहाँ पे 6 को एलोकेट करूँगी। तो जब 6 को एलोकेट किया तो ये मेरे पास हो जाएगा 0, और यहाँ से 9 में से जब मैं 6 को रिमूव करूँगी यानी सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 - 6 = 3। सही है। तो यहाँ पे जब मेरे पास 0 हो गया तो इसका मतलब अब मेरे पास ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, यानी नो मोर ऑपरेशन इन दिस कॉलम। ठीक है। उसके बाद अब मैं किस पे आऊँगी, अपने इस पे आऊँगी, यानी मैं लाइन से ही चल रही हूँ, बस क्या है कि जो जो ख़त्म होता जा रहा है उसके अंदर मैं फर्दर ऑपरेशन नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगी तो देखें यहाँ पे मेरे पास डिमांड क्या है 7, सप्लाई क्या है 3, तो मिनिमम क्या है 3 है, तो मैं 3 यहाँ पे एलोकेट करूँगी। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये 0 बचा, और 7 में से जब 3 जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे पास ये ख़त्म हुआ है जो कि सप्लाई है, तो सप्लाई जब ख़त्म होता है तो मैं क्या कैंसिल करती हूँ, मैं ओवरऑल रॉ कैंसिल कर देती हूँ। तो ये मैंने रॉ कैंसिल कर दी। ठीक है। इसके बाद ये तो मेरे पास ख़त्म है, यहाँ पे मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती, यहाँ पे भी नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ इस वाले पे आऊँगी। ठीक है। यहाँ आने से पहले यानी यहाँ पे आने के बाद आप क्या करें, एक दफ़ा चेक कर लें कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। उसका तरीक़ेकार क्या है, जितना आपके पास रिमेनिंग है डिमांड आप उसको ऐड करें, 14 + 4 = 18, और फिर जितनी सप्लाई रिमेनिंग है उसको आप ऐड करें तो ये 18 ही आएगी। ठीक है। तो अगर आपके पास डिमांड और सप्लाई अभी भी जो है वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। अगर आपके पास इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब आपने कोई गड़बड़ कर दी है, फिर आप दोबारा अपने क्वेश्चन को जो है वो चेक करें। सही है। तो यहाँ पे देखें, अब अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो इसकी डिमांड है वो 4 है, जबकि जो सप्लाई है वो कितनी है, वो 18 है। सही है। तो 4 और 18 में से मिनिमम कौन सा है, 4 है, तो मैं यहाँ पे जो है वो 4 एलोकेट कर दूँगी। यहाँ से जब 4 में सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 0 बचेगा, और 18 में से जब मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये मेरे पास कैंसिल आउट हो चुका है, तो मैं इस वाली रॉ को क्या कर दूँगी, इस वाले कॉलम को ख़त्म कर दूँगी। सही। इसके बाद अब मैं किस पे, इसके ऊपर आऊँगी तो देखें यहाँ पे जो डिमांड है वो 14 है और सप्लाई भी क्या है, 14 है, यानी इक्वल्स ही है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 14 को एलोकेट कर दूँगी, और जब यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये मेरे पास 0, और यहाँ से भी मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया। सही, यानी टेबल के अंदर जितना काम करना था वो मेरा हो गया। इसके बाद अब ये देखिए, ये मेरा क्या है, साउथ ईस्ट कॉर्नर है। तो मैं अपनी डिमांड और सप्लाई को कंप्लीट करते करते साउथ ईस्ट कॉर्नर तक पहुंच गई। कहाँ से स्टार्ट लेके, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट लेके। सही है। तो इसीलिए इस मेथड को हम नॉर्थ वेस्ट भी कहते हैं, और इस मेथड को हम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर भी कहते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या आया है, हम लिखते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आया है उसके अंदर देखें, जब मैंने लेक्चर 1 पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको इस टेबल को जो है वो रीड करना भी सिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास क्या है, C11 है, यानी C के बजाय, ये तो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं कॉस्ट हटा के सिर्फ कॉलम की या उसकी बात करूँ स्पेसिफिक पर्टिकुलर इस बॉक्स की, तो मैं इसको X11 कह सकती हूँ, इसको X12 कह सकती हूँ, इसको X13, इसको X33, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा X11, ये मेरे पास बनेगा X11, और ये बनेगा X12। इसी तरह ये मेरे पास बनेगा X22, X23, ये मेरे पास क्या बनेगा, X33 और X34। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो X11 है उसमें मैंने कितना एलोकेट किया है, 5 एलोकेट किया है, कॉमा X12 में मैंने कितना एलोकेट किया था, 2 एलोकेट किया था। फिर X22 पे मैंने कितना एलोकेट किया हुआ है, 6 एलोकेट किया हुआ है। फिर X23 पे मैंने कितना एलोकेट किया है, 3 एलोकेट किया है। फिर मैंने X, ये क्या है, 3 है। ठीक है। तो 3 पे मैंने कितना एलोकेट किया है, 4 एलोकेट किया है, और X34 पे मैंने कितना एलोकेट किया है, 14 एलोकेट किया है। ठीक है। और अब अगर ये मेरे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है जिसको मैं इस तरह से लिखूंगी, अगर मुझे कहा जाए कि आप बताइए कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी
मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट TC लिख रही हूँ, ठीक है। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए जितना आपने एलोकेट किया उसको ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 × 19 प्लस 2 × 30 प्लस 6 × 30 प्लस 3 × 40 प्लस 4 × 70 प्लस 14 × 20। तो जब आप इन सब को जो है वो सब करेंगे तो आपके पास क्या लिखेंगे हम, 5 × 19 प्लस 2 × 30 प्लस 6 × 30 प्लस 3 × 40 प्लस 4 × 70 प्लस 14 × 20। जब आप इस पूरे को अपने कैलकुलेटर के अंदर रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1015। सही है, दिस इज़ द आंसर। अब क्योंकि ये एक कॉस्ट है तो आप याद रखिए, अगर आपको यहाँ पर यूनिट गिवन है कॉस्ट का तभी आप यहाँ पे यूनिट लगाइए कॉस्ट का, अगर नहीं गिवन तो फिर आप कॉस्ट का कोई यूनिट नहीं लगाएं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये कॉस्ट रुपीज़ में गिवन हो, डॉलर में गिवन हो, जिसमें भी गिवन हो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमें क्योंकि यूनिट नहीं लगा के दिया तो हम यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई यूनिट गिवन होता तो फिर हम यहाँ पे लगाते, और अगर गिवन होता और हम ना लगाते तो हमारे मार्क्स भी डिडक्ट होते, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है या अनबैलेंस गिवन है। उससे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, इसके अंदर जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपने सबसे पहले क्या करना है, सेम ऐसे ही आप कॉलम बनाएंगे और वेयर हाउस रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्टर कैपेसिटी जो आपको गिवन है वो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, यानी लिखाई में आपको वो कुछ भी लिख के दे सकते हैं, रिक्वायरमेंट, डिमांड, वॉट एवर, ठीक है, वॉट एवर दे वॉन्ट। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो इस तरह से लिखा है वो मेरे पास क्या है, वो डिमांड है, और जो यहाँ पे लिखा है, अब जैसे यहाँ पे फैक्टर कैपेसिटी लिखा है लेकिन इसका असल मतलब क्या है कि ये आपको क्या गिवन है, ये आपको सप्लाई गिवन है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपको अल्फाजों में घुमाया जा सकता है, बट आपने क्या याद रखना है कि सिंपली ये चीज़ मेरे पास सप्लाई है, ये चीज़ मेरे पास डिमांड है, यहाँ पे मेरे पास जो आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आते हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही होती है, मेरे पास सोर्सेज होती हैं, ठीक है। ये बात आपने खुद से याद रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगी, मेरे पास बैलेंस है या नहीं। तो 300 प्लस 300 प्लस 100 मेरे पास बनता है 700, और 300 प्लस 200 प्लस 200 भी मेरे पास बनता है 700। तो अगर आपको इनकेस यहाँ पे गिवन नहीं होता, समटाइम्स नहीं भी होता, समटाइम्स गिवन होता है, तो आप खुद से इसको लिख लें, ठीक है। अब क्योंकि डिमांड और सप्लाई मेरे पास इक्वल है, इसका मतलब मेरे पास ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है और इसके ऊपर मैं कोई भी सॉल्यूशन मेथड अप्लाई कर सकती हूँ डायरेक्टली, बट क्योंकि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम वही सीख रहे हैं तो हम वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमें चेक करना होता है अपनी डिमांड और सप्लाई। तो हम देखते हैं कि मेरे पास डिमांड जो है वो 300 है, सप्लाई 100 है, तो मिनिमम क्या है 100। तो मैं यहाँ पे 100 एलोकेट करूँगी, यहाँ से 100 जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो बचेगा 0, और 300 में से जब 100 बच जाएगा तो ये बचेगा 200। वन मोर थिंग, पहले हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसके अंदर मेरे पास कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई थी और एलोकेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मुझे क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि कॉस्ट आपको ऐसे करके दी हुई है और आप एलोकेशन फिर नीचे करोगे, ठीक है। तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, आपको इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया उस तरह से भी गिवन हो सकता है। आपने जस्ट प्रोसीजर को दिमाग में रखते हुए अपने सॉल्यूशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, सही। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि ये 0 हो गया, यानी कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सप्लाई जब 0 हो जाएगा तो मेरे पास ओवरऑल रॉ क्या हो जाएगी, ओवरऑल रॉ कैंसिल आउट हो जाएगी, सही है। अब ये ओवरऑल रॉ कैंसिल आउट हो चुकी है, यानी मैं फर्दर इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे मूव करूँगी, सही है। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो डिमांड है वो कितनी है, 200 है, जबकि सप्लाई जो है वो 300 है, तो मिनिमम क्या है 200। तो मैंने 200 को यहाँ पे क्या किया, एलोकेट किया, और जब सब्ट्रैक्शन करूँगी तो यहाँ 200 में से 200 गया तो 0, 300 में से जब 200 गया तो बचा 100, ठीक है। और अब क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है यानी कि जो डिमांड है वो 0 हो गई है, तो मेरे पास ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। अब मैं किस पे आऊँगी, इसके ऊपर आऊँगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिमांड है वो कितनी है 200, जबकि सप्लाई जो है वो 100 है, तो मिनिमम क्या है 100। मैंने 100 को यहाँ पे एलोकेट किया, जब सब्ट्रैक्शन करूँगी तो ये आएगा 0, और 200 में से जब 100 गया तो ये बचा 100, ठीक है।
तो अब क्योंकि ये मेरे पास 0 हो चुका है यानी सप्लाई, तो ये वाली ओवरऑल रॉ मेरे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मैं ये वाला तो कैंसिल आउट है ही मेरे पास, यानी यहाँ मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे आऊँगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरे पास मेरी जो डिमांड है वो कितनी है 100, जबकि जो सप्लाई है वो कितनी है 300। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। तो देखें 200 + 100 इज इक्वल्स टू 300, और यहाँ पे जो सप्लाई है वो भी कितने की बची हुई है 300, मीन्स हम सही जा रहे हैं अब तक। तो यहाँ पे हमारे पास 300 और यहाँ पे 100, तो मिनिमम क्या है 100, वो हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास क्या बचेगा 200, सही है। अब यहाँ पे जो मेरे पास डिमांड है वो भी 200 है, सप्लाई भी 200 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 200, और जब सब्ट्रैक्शन करूँगी तो ये भी 0 और यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही। इसके बाद अब अगर मैं इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखूँ तो मेरे पास इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास है x11, तो हम लिख देते हैं x11 जिसके अंदर हमने 100 की एलोकेशन करी है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, ये है जो कि है x21, तो अब हम लिख देते हैं x21 हमारे पास कितना है, हमने 200 की एलोकेशन करी है। फिर हमारे पास है x22 जिसके अंदर हमने 100 की एलोकेशन करी है। फिर ये है मेरे पास जो कि है x32, तो x32 मेरे पास कितना है 100, और फिर x33 है जो कि है मेरे पास 200, सही है। तो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया है। याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर हमें चेक करना है कि ये जो है वो मेरे पास ऑप्टिमम है, यानी उसके लिए हम मूडी मेथड अप्लाई करते हैं, वो चीज़ें भी हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 × 100, तो हम लिख देते हैं $5 × 100 प्लस $8 × 200 प्लस $4 × 100, नेक्स्ट ये वाला लिखा, फिर प्लस अब ये वाला लिखेंगे $7 × 100 प्लस $5 × 100। तो जब आप इस पूरे को अपने कैलकुलेटर के अंदर रखेंगे तो जो आपके पास कॉस्ट आएगी वो आएगी 4200, और क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस्ट जो है उसका साइन गिवन था डॉलर, तो हम यहाँ पे भी लगा देंगे, एंड दिस इज द आंसर। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो हमने देखे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ही अप्लाई करेंगे, लेकिन हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।